Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Willow experiment and quantum echoes. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो ये जो टॉपिक है ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स का यहाँ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो एकदम डिटेल में बैकग्राउंड के साथ समझते हैं क्या होता है क्वांटम फिजिक्स, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में समझेंगे एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़। देखिए, फिजिक्स के दो डायमेंशन है। फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट उसको दो लेवल पे पढ़ा जाता है। एक है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब ओरिजिनल, जिस तरीके से फिजिक्स पढ़े जाती आ रही है उसको क्या कहा गया, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की शुरुआत आप मान सकते हैं कि न्यूटन के साथ हो गई 16th सेंचुरी में ही, लेकिन बाय 1920 फिजिक्स की दुनिया में एक नया फिर टर्न आया, एक नया डायमेंशन खुलने लगा जिसको नाम दिया गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया और वहाँ के जो रूल्स कॉन्सेप्ट्स वो क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग हैं। तो क्या मोटा मोटा अंतर है क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में, वो हम लोग समझते हैं। पहला अंतर है स्केल का। व्हेन वी टॉक ऑफ लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पे क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक बॉल आपने फेंकी तो वो बॉल का एक मोमेंटम है, स्पीड है, फिर यानी कि उस बॉल पे आपने फोर्स लगाया होगा तभी वो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। वहाँ पे फॉर्मूले लग सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके की चीज़ें। ग्रेविटेशनल लॉ कि अर्थ को सन पुल कर रहा है और इस कारण से वो जो ग्रेविटेशनल पुल है इस कारण से अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सब चीज़ क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स इसके लॉज जो हैं दे अप्लाई ऑन मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट, जबकि क्वांटम फिजिक्स के जो लॉज हैं इट अप्लाइज ऑन माइक्रोस्कोपिक वेरी स्मॉल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर एग्जैक्ट एक थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाए तो माना जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 10⁻⁻⁹ मीटर या उससे छोटे साइज का है, उस पर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अगर इससे बड़ा है तो उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हुए दिखते हैं। तो पहला अंतर तो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में है स्केल का। दूसरा, लॉज जो हैं, जनरल लॉज फिजिक्स के नियम, वो काफी हद तक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के अलग हैं। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं बचपन से फिजिक्स, वो क्लासिकल फिजिक्स होती है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सभी आपने सुना होगा अगर आपने कभी क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है तो। इनके बारे में थोड़ा आगे हम और देखेंगे व्हाट दीज लॉज एक्चुअली मीन्स। फॉर एग्जांपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, हम देखेंगे। तीसरा, लाइट को लेकर के दोनों फिजिक्स का ओपिनियन अलग अलग है। क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में हमेशा से माना जाता रहा है कि लाइट इज अ वेव, ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में माना जाता है कि लाइट एक वेव के अलावा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। व्हेन लाइट इज कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल तो उसको कहा जाता है फोटोन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वैसे ही लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको कहा जाता है फोटॉन्स। तो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आप मान सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एज वेल एज फोटॉन्स, इन सब को not just light but almost all microscopic particles, even electrons, is considered to show dual nature, one as particle, another as wave.
तो सिर्फ लाइट ही नहीं, और भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, देखिए क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को माना जाता है कि वो वेव है, इलेक्ट्रॉन्स को माना जाता है कि वो पार्टिकल है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ये धीरे धीरे डिस्कवर होना शुरू हुआ कि इवन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स एंड इवन लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी देखी जाती है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर लाइट भी आता है। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच के अंतर को लेकर के। थोड़ा और देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम जब पढ़ाई करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो वहां हमें बताया जाएगा कि एटम के सेंटर में या कोर पे होता है न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसा रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कभी भी बात एकदम सर्टेनिटी से नहीं होगी, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। सो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में we will always talk in terms of probability because this electron is not a particle, it is also a wave in quantum physics। और wave का मतलब it will be spread across a particular region, and that is why in classical physics we generally say कि electron is here, but in quantum physics how do we talk in terms of probability। we can say that there is 60% chance that electron is here, बाकी 40% चांस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाकी कहीं और हो सकता है। आप ही बताइए, ये जो कर्सर आप देख रहे हैं ये जल्दी जल्दी जब घूम रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी मोमेंट पे आप कह सकते हैं कि ये कर्सर यहां इस पॉइंट पे है? नो, यू कैन जस्ट टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं वो, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में we talk or believe that every even microscopic या सब atomic particles are particles only, they are not wave। तो उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन बताया जा सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे बिहेव लाइक वेव ऑल्सो, और वेव के बारे में नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली वो वेव है कहाँ। तो वेव के बारे में हमेशा ही प्रोबेबिलिटी में बात की जा सकती है। So in classical physics, you can say that electron is here. In quantum physics, you cannot say that electron is here. You can only say that there is 60% chance that electron is here, remaining 40% chance that it can be anywhere else as well. इसी को क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में नाम दिया गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको लेकर के जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप हो रहा था, क्वांटम फिजिक्स के लिए जो बेसिस है ना, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ही दे दिया था जब उन्होंने लाइट के डुअल नेचर को आइडेंटिफाई किया कि लाइट इज वेव एज वेल एज इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो क्वांटम फिजिक्स के लिए एक फॉर्डर मटेरियल, इसके राइज के लिए एक फॉर्डर मटेरियल एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दे दिया था। लेकिन फिर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में नए नए और साइंटिस्ट आए। उसमें नील बोर्स का नाम है, हाइजेनबर्ग का नाम है, श्रोडिंगर नाम है। तो इन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स की दुनिया को और डेवलप किया। और जब क्वांटम फिजिक्स के थिंकर्स ने या साइंटिस्ट ने ये कहा कि इट इज प्रोबेबिलिस्टिक नॉट सर्टेन, इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग कैन बी टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट विद सर्टेनिटी, तो ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को पसंद नहीं आई। और वहां पे एक बड़ा लीजेंडरी फिर राइवलरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में और नील बोर्स के बीच में। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि नो, ये जो आपका ओपिनियन है कि क्वांटम फिजिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड यू कैन ओनली से दैट देयर इज 60% चांस दैट इलेक्ट्रॉन इज हियर, ये सही नहीं है। नेचर के अंदर हर चीज एक क्लियर लॉ के हिसाब से चलती है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का मानना था। सो एवरीथिंग शुड बी नोन इन प्रिसाइज मैनर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ,
प्रिसाइजली आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लिमिटेशन है, आपकी अभी तक की साइंस की लिमिटेशंस है कि आप नहीं बता पा रहे हैं कि वेयर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन इज। क्योंकि नेचर के अंदर हर चीज एकदम क्लियर कट तरीके से होता है, उसमें हर चीज एकदम प्रिसाइज तरीके से होता है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का मानना था। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ गेव फॉर्डर फॉर राइज ऑफ क्वांटम फिजिक्स बाय सेग्रीगेटिंग या आइडेंटिफाइंग the particle nature of light, but later on, when the quantum scientist said that in quantum physics we talk only in terms of probability, then he countered it and he said कि नेचर में हर चीज एकदम प्रिसाइज तरीके से होना चाहिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी लिमिटेशन है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपना एक फेमस कोट दिया, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विथ यूनिवर्स। वो ऐसे प्रोबेबिलिटी में थोड़ी खेल रहे हैं, गॉड ने हर चीज को एकदम सर्टेनिटी के साथ बनाया है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है वो एग्जैक्ट लॉ रूल या फिर किसी नेचुरल फिनोमिना को हम एकदम सर्टेनिटी से नहीं समझ पा रहे, तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है, हमें उस पर काम करना चाहिए। बट नील बोर्स ने काउंटर किया, उन्हें कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग एट स्मॉल स्केल्स, सब एटॉमिक लेवल पे, then nature is fundamentally probabilistic. We cannot know everything at once. यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आइंस्टाइन साहब को रिप्लाई करते हुए कहा कि प्लीज स्टॉप टेलिंग व्हाट गॉड हैज टू डू, स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। ऐसा उन्होंने कहा कि आप ये मत बताइए कि भगवान ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन्होंने सर्टेनिटी से बनाया है कि नहीं बनाया। देखिए, साइंटिस्ट का नेचर या साइंटिस्ट का काम होता है चीजों को एक्सप्लेन करना, ना कि कंट्रोल करना। तो आवर जॉब इज टू डिस्क्राइब नेचर, नॉट कंट्रोल इट। और जब साफ साफ दिख रहा है कि सब एटॉमिक लेवल पे थिंग्स आर प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक, सो लेट्स नॉट अनड्यूली से कि इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। योर जॉब इज नॉट टू टेल कि what God must have done. Your job is to tell what you experience, what you see. On that basis, you give your theories. Don't tell God what to do. This is the legendary reply by Neil Bohr. चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई क्वांटम फिजिक्स की दुनिया की डेवलपमेंट की। 1600 या 16th सेंचुरी में आप कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स की शुरुआत हुई। गैलीलियो, केपलर, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, न्यूटन ने कंट्रीब्यूट किया है। 1920 से क्वांटम फिजिक्स की दुनिया डेवलप होने लगी। पिछले 100 सालों में क्वांटम फिजिक्स काफी डेवलप हुआ है और उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। क्वांटम फिजिक्स की आइडियाज को अलग अलग एरियाज में अब अप्लाई किया जा रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरीका है जिसकी मदद से क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं। एंड क्वांटम कंप्यूटर्स कैन बी वेरी वेरी फास्ट आज कंपैरिजन विद एनी क्लासिकल कंप्यूटर। इवन जो सुपर कंप्यूटर जिनको हम कहते हैं, दे आर बेस्ड ऑन क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड ओनली। और सुपर कंप्यूटर्स जो क्लासिकल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, क्लासिकल कंप्यूटिंग मतलब जो अभी तक क्वांटम कंप्यूटर से पहले की टेक्नोलॉजीज थी, उनके बेसिस पे सुपर कंप्यूटर्स बने हैं। सुपर कंप्यूटर के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टीपल टाइम्स फास्टर है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत 1920 में हुई और अब क्वांटम फिजिक्स की कई सारे कॉन्सेप्ट्स की मदद से नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग इज मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटिंग का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, और इवन सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इवन फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल कोड को सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर्स को अगर 1000 साल लगते हैं, तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि क्वांटम कंप्यूटर्स को उन प्रश्नों को सॉल्व करने में कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना अंतर है क्वांटम कंप्यूटिंग में और क्लासिकल कंप्यूटिंग में। क्लासिकल कंप्यूटिंग का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने बहुत कमजोर है। और इसी कारण से कहा जाता है कि देखते देखते कुछ ही सालों में, 10-12 सालों में, एक ऐसा वक्त आएगा जब क्वांटम कंप्यूटिंग लगभग हर एरिया में एप्लीकेबल होगा।
जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे एंड क्वांटम कंप्यूटिंग विल ब्रेक एवरीथिंग। ये जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजने का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजते हैं, इनक्रिप्टेड मतलब सिक्योर्ड मैसेजेस जो कोई और तीसरा ना पढ़ पाए, सिर्फ भेजने वाला और जिसको भेजा गया है वो पढ़ पाए। इस तरह के जो इनक्रिप्टेड मैसेजेज हैं इनको भी बड़ी आसानी से क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से तोड़ा जा सकेगा और इनक्रिप्शन की चीजें खत्म हो जाएंगी। तमाम जो लॉकर्स हैं, डिजिटल लॉकर्स, वहां पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, उनको 2 मिनट में, 2 मिनट में ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 सेकंड में क्वांटम कंप्यूटर्स उन पासवर्ड्स को ब्रेक कर देगा। ऐसे लोगों की डर है और ऐसे डे को कहा गया है कि जब ऐसा दिन आ जाएगा जहां क्वांटम कंप्यूटर्स लगभग हर तरीके के इंक्रिप्शन को ब्रेक कर देगा, एक तरीके का हैवोक क्रिएट कर देगा। उसी को क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में नाम दिया गया है क्यू डे। क्यू डे वेयर क्वांटम कंप्यूटर विल बिकम डिसरप्टिव एंड इट विल ब्रेक एवरी काइंड ऑफ इनक्रिप्शन। वो जब आएगा आएगा भविष्य में देखा जाएगा। कमिंग बैक टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट कि क्वांटम कंप्यूटिंग्स आर वेरी वेरी फास्ट एज कंपैरिजन विद क्लासिकल कंप्यूटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू स्टोर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन फॉर्म ऑफ 1 एंड 0, कि या तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहा है तो उसको कहा जाएगा 1, अगर एब्सेंट है तो कहा जाएगा 0। तो इस तरीके से क्लासिकल कंप्यूटिंग्स में जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है फ्रॉम कीबोर्ड टू प्रोसेसर टू मॉनिटर, दैट इज डन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जैसे अगर आप ए बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे तो वो प्रोसेसर तक वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा कि ए बटन दबाया है यूजर ने, उसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा 1 0 0 1 इस तरीके का। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन बाइनरी मोड, आइदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर प्रेजेंट यानी कि 1 या एब्सेंट मतलब 0। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं दे यूज क्वांटम बिट्स। क्वांटम बिट्स को शॉर्ट में कहा जाता है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स की खासियत ये होती है कि दे कैन बी इन सेवरल स्टेट्स इवन बिटवीन 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली अब इतना अच्छे से क्या है क्यूबिट मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता, बट बस समझने के लिए आप देखिए जो हमें इन जनरल अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए समझना है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल बिट्स विच इज यूज्ड फॉर क्लासिकल कंप्यूटिंग एंड क्यूबिट्स विच इज यूज्ड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। उनको समझने के लिए एक एनालॉजी दी गई है, पैरेलल एग्जांपल दिया गया है जिसको नाम दिया गया है स्पिनिंग कॉइन एनालॉजी। स्पिनिंग कॉइन एनालॉजी में ऐसा समझिए कि अगर कॉइन को चुपचाप से अगर हम टेबल पे रखें तो उस पे या तो हेड्स दिखेगा नहीं तो टेल्स दिखेगा, या तो 1 दिखा नहीं तो 0 दिखा, ऐसे मान लिया। लेकिन अगर उसी कॉइन को स्पिन करा दिया हमने टेबल पे तो वो हर मोमेंट हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स दिखता रहता है। तो ये जो कॉइन का स्टेटस है जिसमें स्पिन कर रहा है कॉइन, इट इज लाइक क्यूबिट। और ये जो कॉइन्स इस स्टेट में है या तो हेड नहीं तो टेल, इट इज लाइक क्लासिकल बिट्स। और क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, which allows it to be several times faster as compared to classical computing. Even the सुपर कंप्यूटर से भी क्वांटम कंप्यूटिंग सेवरल टाइम फास्टर है। आप दूसरा तरीका समझने के लिए कि हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग इज फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटिंग, उसके लिए आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसा एक गेम है, हम सब ने जरूर खेला है, आपने भी खेला होगा, जिसमें कई सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं, इसको अल्टीमेटली यहाँ पे पॉकेट करना है। अब ये जो बॉल्स हैं, क्लासिकल कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? पहले बॉल को पॉकेट करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा। तो क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो सीक्वेंस में सोचता है, एक के ऊपर काम करेगा, फिर दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा, फिर तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा, फिर चौथे प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा। जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सीक्वेंस में नहीं, साइमल्टेनियस तरीके से सोचता है। वो सारे बॉल्स के ऊपर एक साथ काम करेगा, सारे बॉल्स एक साथ आना शुरू करेंगे और यहां पे पॉकेट हो जाएंगे। एंड दिस साइमल्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज डन विथ हेल्प ऑफ क्यूबिट्स। क्लासिकल कंप्यूटिंग में सीक्वेंशियल सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, जिस कारण से क्लासिकल कंप्यूटर्स आर स्लोअर एज कंपेयर टू क्वांटम कंप्यूटर्स। क्यूबिट्स आर मेड अप ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैविंग जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे कि नायोबियम, एल्युमिनियम, टैंटलम, ईटीसी। तो ये तो बात हो गई
क्वांटम फिजिक्स के पहले टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके दूसरे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन की बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, वो है क्वांटम कम्युनिकेशन या क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। दोनों इंटर रिलेटेड आइडियाज हैं, कैसे थोड़ा समझेंगे। देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब यह है कि टू प्रोटेक्ट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग डिकोडेड बाय ए थर्ड पार्टी, अनइंटेंडेड पार्टी। उसको इनक्रिप्ट करने का जो तरीका है उसको कहा जाता है, मैसेज को प्रोटेक्ट करने का, इनक्रिप्ट करने का जो तरीका उसको कहा जाता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटम फिजिक्स की एक नए फाइंडिंग को। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में हाल फिलहाल में एक नई फाइंडिंग्स आई हैं सामने, जिसको कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। एकदम क्वांटम इंटेंगलमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी 1-2 साल में फाइंड आउट किया गया, लेकिन इसके लिए हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूं। पहले समझते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी को। क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई किया जाता है टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ टू क्यूबिट्स। ये जो क्यूबिट्स होते हैं ना, इनका एक स्पेसिफिक नेचर फाइंड किया गया है हाल फिलहाल में। इसमें क्या होता है कि दो क्यूबिट्स जो एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हैं, लाखों लाखों माइल्स एक दूसरे से दूर हैं, लाखों लाखों किलोमीटर से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन इफ टू क्यूबिट्स आर इंटैंगल्ड विथ ईच अदर, तो होगा क्या कि अगर एक क्यूबिट में कुछ चेंज आएगा तो एज इट इज वो चेंज दूसरे क्यूबिट में भी रिफ्लेक्ट होगा। इफ वन क्यूबिट रिफ्लेक्ट सम चेंजेस, या if one qubit shows some changes, the same type of change will be reflected in another qubit which is lakhs and lakhs and lakhs miles away from each other। इस फिनोमिना को कहा गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट। सरल भाषा में कहें तो जैसे समझिए कि दो डाइसेज हैं जो एक दूसरे से काफी दूर हैं, बट दे आर मैजिकली लिंक्ड। मैजिकली लिंक्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्वांटम इंटेंगलमेंट के पीछे का एक्चुअली कारण क्या है वो अभी तक हमने समझा नहीं है, लेकिन दो डाइसेज एक दूसरे से लाखों किलोमीटर की दूरी पे हैं, और एक डाइस में जैसे ही 4 आता है दूसरा डाइस अपने आप 400 करता है, यहाँ पे 5 आता है तो दूसरा डाइस 500 करता है। दे आर मैजिकली लिंक्ड। वैसे ही दो क्यूबिट्स जो हैं, व्हेन दे आर इंटैंगल्ड विथ ईच अदर, then a small change in one qubit reflects in another qubit also. This phenomena is known as quantum entanglement। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट में वाकई तौर पे इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट फ्रॉम वन क्यूबिट टू अनदर, ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन ने जो दिया कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, वो थ्योरी फेल हो जाती, क्योंकि इस केस में इफ एक्चुअली इंफॉर्मेशन वाज सेंट फ्रॉम वन क्यूबिट टू अनदर, देन इन दैट केस ये फिर होता क्या कि इंफॉर्मेशन वुड ट्रैवल फास्टर देन लाइट, बट ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट वन क्यूबिट इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अनदर, इट्स जस्ट दैट दीज टू क्यूबिट्स दो दे आर माइल्स अपार्ट, बट दे आर लिंक्ड इन सच ए मैनर कि वन चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स इन अनदर। जैसे मिरर के सामने हम खड़े हों और हमने अपने सर पे हाथ लगाया, तो मिरर के अंदर भी जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो अपने सर पे हाथ लगा रहा है, राइट। दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन भेज रहा है मेरा हाथ, इंफॉर्मेशन भेज रहा है मिरर को। वैसे ही क्वांटम इंटेंगलमेंट में द टू क्यूबिट्स आर इंटरलिंक्ड बट दे आर नॉट एक्चुअली शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट की जब डिस्कवरी हुई कि दो क्यूबिट्स को इंटेंगल किया जा सकता है, तो शुरुआत में तो साइंटिस्ट को लगा कि अच्छा, तो इसका मतलब है इसकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं एट ए स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। बट बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने यह भी कंक्लूड किया कि नो, क्वांटम इंटेंगलमेंट में सच में इंफॉर्मेशन नहीं भेजा जाता है, इट्स जस्ट दैट दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, बट एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए। कोई भी कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में अगर हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मी को इंफॉर्मेशन भेजा
कि यहाँ फलाना देश के ऊपर या फलाना टेररिस्ट कैंप के ऊपर इस तारीख को अटैक करना है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, उसके लिए क्या किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें भी क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से किया जा सकता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इन ऑर्डर टू सिक्योर एनी कम्युनिकेशन। उसमें क्या किया जाएगा कि एक इंफॉर्मेशन बनाया गया, वो भेजा जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को एक क्यूबिट से लिंक कर दिया गया और वो क्यूबिट दूसरे क्यूबिट के साथ इंटैंगल्ड है। अब अगर उस इंफॉर्मेशन को बीच में किसी ने भी डिकोड करने की कोशिश की तो इस क्यूबिट में अंतर दिखेगा, चेंज दिखेगा, और एज इट इज वो चेंज दूसरे क्यूबिट में दिखेगा बिकॉज दीज टू आर इंटैंगल्ड। तो इससे क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को बीच में ब्रेक करने की, लीक करने की जो अटेम्प्ट है वो हमें पता चल जाएगी। सो क्वांटम इंटैंगलमेंट हेल्प्स इन encryption of messages, but it does not help in sending instantaneous communication. Earlier it was believed, when first quantum entanglement was discovered, it was believed कि perhaps now information could be sent at a speed faster than speed of light, but later on it was realized कि no, information cannot be sent, but information can be encrypted, can be protected from interception. सो क्वांटम इंटैंगलमेंट हेल्प्स इन सिक्योर कम्युनिकेशन, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दो मुख्य डेवलपमेंट्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम इंक्रिप्शन विथ हेल्प ऑफ क्वांटम इंटैंगलमेंट। ये जो दो नए नए डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। नाउ वी विल कम टू द करंट न्यूज। देखिए, हमने ये तो देख ही लिया कि क्यूबिट्स कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर, सही में इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे हैं, बट वन चेंज इन वन क्यूबिट विल रिफ्लेक्ट इन अनदर क्यूबिट एंड दैट चेंज कैन रिफ्लेक्ट इन अदर क्यूबिट्स ऑल्सो। सो इस तरीके से अगर तीन क्यूबिट्स इंटैंगल्ड हैं आपस में, तो चेंज इन वन विल रिफ्लेक्ट इन अनदर एंड देन चेंज इन हियर इन दिस क्यूबिट विल रिफ्लेक्ट इन दिस क्यूबिट। सो इस तरीके से जो क्यूबिट्स आपस में इंटैंगल्ड हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटैंगल्ड हैं, क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करने की कोशिश हो रही है। इनफैक्ट सिर्फ क्यूबिट से का इंटैंगलमेंट नहीं, पूरा का पूरा जो क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम सिस्टम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होता है, मैकेनिज्म क्या है, उसको समझने की कोशिश हो रही है। इसी डायरेक्शन में गूगल ने एक नया क्वांटम एक्सपेरिमेंट किया है विथ हेल्प ऑफ 65 क्यूबिट प्रोसेसर जिसका नाम है विलो। विलो की मदद से now Google is trying to find कि how information moves and spreads between several qubits. When the qubits are entangled, then how information moves from one qubit to another. Actually, I have told you, information ऐसा मूव नहीं कर रहा है, बट एक क्यूबिट में बदलाव से दूसरा क्यूबिट में बदलाव कैसे आता है, फिर यहां से बदलाव से तीसरे क्यूबिट में बदलाव कैसे आता है, इसको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है विथ हेल्प ऑफ विलो प्रोसेसर। And this experiment that is being conducted by Vilo processor to see ki how information moves and spreads between qubits, this experiment is called quantum echoes. तो देखिए, मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स में मुझे लगता है इतने नॉलेज से काम चल जाएगा। वो पूछ लेगा विलो एक्सपेरिमेंट किसने किया, आंसर होगा गूगल। क्वांटम इको क्या है, तो रट के जाना कि क्वांटम इको ट्राइज टू स्टडी कि हाउ इंफॉर्मेशन स्प्रेड अक्रॉस द क्वांटम सिस्टम्स, बस क्वांटम इकोज पता चल जाएगा। क्वांटम इकोज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय विलो प्रोसेसर ऑफ गूगल एम्स टू स्टडी हाउ इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स अक्रॉस द क्वांटम सिस्टम्स। इतना नॉलेज से प्रीलिम्स में काम चल जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा और अच्छे से जानना चाहिए मेंस के लिए, साइंस एंड टेक या फिर जीएस में भी। तो मैंने पहले बताया डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। पहले क्लासिकल फिजिक्स आया, उसके 300-400 साल बाद क्वांटम फिजिक्स आया। मेन अंतर है स्केल का। क्वांटम फिजिक्स अप्लाइज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जबकि क्लासिकल फिजिक्स अप्लाइज ऑन लार्जर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फिर मैंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में थिंग्स आर प्रोबेबिलिस्टिक। हियर यू कैन टॉक ओनली इन प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स इज हियर,
इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। यू कैन टॉक ओनली लाइक दैट, यू कैन नॉट टॉक इन डिटर्मिनिस्टिक सेंस। यहाँ पे हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन और नील बोर्स के बीच का डिफरेंसेस देखा। गॉड डज नॉट प्ले डाइस, एंड देन नील बोर्स सेड कि योर जॉब इज नॉट टू एक्सप्लेन व्हाट गॉड मस्ट डू। एंड देन वी सॉ एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ 100 साल पुराना है, लेकिन उसकी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स की मदद से क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबिट्स कैन स्टे इन सेवरल स्टेट्स बिटवीन 0 and 1, एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर मच फास्टर। क्यूबिट्स के इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं विच इज मच फास्टर, एंड इट कैन हेल्प इन साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम। और फिर मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम इंटैंगलमेंट, वेयर टू qubits are entangled with each other, change in one reflects in another also। सो इसकी मदद से इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भेजा जा सकता है। उस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया हमने विथ हेल्प ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट टेक्नोलॉजी। सो उससे होगा क्या कि अगर उस इंफॉर्मेशन को कोई भी बीच में ब्रेक करने की कोशिश करे, लीक करने की कोशिश करे, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से वी विल गेट टू नो कि समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट इंफॉर्मेशन। बट क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से सच में एक इंफॉर्मेशन एक क्यूबिट से दूसरे क्यूबिट पे नहीं भेजा जाता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, द करंट न्यूज इज कि गूगल ने एक विलो प्रोसेसर बनाया है, जिसमें वो पढ़ना चाह रहा है कि अलग अलग क्यूबिट्स में कैसे इंटरैक्शन होता है, हाउ इंटरैक्शन हैपेंस बिटवीन सेवरल क्यूबिट्स। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्वांटम इकोज, जिसको करने की कोशिश की जा रही है विथ विलो प्रोसेसर ऑफ गूगल। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ क्वांटम फिजिक्स डिफर फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स एंड व्हाट इज द की एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइस डंपिंग एलिगेशन बाय द यूएस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर संबंधित ट्रेड है, उसमें क्या क्या मेजर चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, उसमें सबसे ऊपर आता है मरीन प्रोडक्ट्स, फिर आते हैं राइस, पहले आता है नॉन बासमती राइस, फिर आता है बासमती राइस। तो ये हमारे टॉप 3 एक्सपोर्ट्स हैं। उसके अलावा स्पाइसेस एंड बुफेलो मीट भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल, फिर पल्सेस, देन फ्रेश फ्रूट्स। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है मेनली राइस से रिलेटेड है। तो राइस एक्सपोर्ट की बात की जाए तो राइस एक्सपोर्ट्स, अगर कलेक्टिवली हम राइस की बात करें, इफ यू टॉक ऑफ राइस कलेक्टिवली, बासमती और नॉन बासमती को अगर आप सेग्रीगेशन छोड़ दें, तो कलेक्टिवली आपको पता चलेगा कि अगर हम ओवरऑल राइस की बात करें, बासमती एंड नॉन बासमती इंक्लूडेड, तो राइस का एक्सपोर्ट भारत सबसे ज्यादा करता है। अगर हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करें, उसमें राइस को सेग्रीगेट ना करें इन बासमती एंड नॉन बासमती, देन राइस इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। भारत के लिहाज से इससे बात की जाए तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, एंड ऑल्सो वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया भर के सारे देशों में इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ऑल्सो। और हम किन किन देशों में राइस एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए सऊदी अरबिया, बासमती राइस की बात की जाए तो सऊदी, इराक, ईरान। नॉन बासमती की बात की जाए तो बेनिन, गिनिया, इस तरीके की। इन दोनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे बासमती राइस की बात करें या नॉन बासमती राइस की बात करें, अमेरिका हमारा कोई मेजर मार्केट नहीं है। यूएस इज नॉट अमंग्स द टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन फॉर इंडियन राइस। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोग कोई बहुत ज्यादा राइस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हम जितना भी राइस एक्सपोर्ट करते हैं पूरे दुनिया भर में, उसका सिर्फ 3% ही राइस हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि भारत राइस की डंपिंग कर रहा है अमेरिका में। डंपिंग मतलब जानबूझ करके बहुत सस्ता बेच रहा है अमेरिका में, ताकि अमेरिका के राइस प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो। डंपिंग का मतलब कभी बार क्या होता है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है वो अपने एक्सपोर्टर्स को खूब सब्सिडी देती है। जैसे इस केस में डोनाल्ड ट्रंप एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारत की सरकार अपने राइस एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है कि तुम अमेरिका के अंदर अपने राइस को सस्ता बेचो, ताकि अमेरिकन राइस प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो, वो राइस प्रोड्यूस करना बंद कर दें और फिर उनके मार्केट को हम कैप्चर कर लें। ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत डंपिंग कर रहा है। डंपिंग का मतलब अपने देश में हेवली सब्सिडाइज करके एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को, ताकि लोकल मार्केट अमेरिका का डिस्ट्रॉय हो जाए।
तो डंपिंग का मतलब ही होता है सेलिंग बिलो मार्केट प्राइस थ्रू सब्सिडी। ऐसा डंपिंग का एलिगेशन लगाया कि भारत डंपिंग कर रहा है अमेरिका में और इस कारण से हम भारत के राइस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, अब उसको महंगा करेंगे बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत को नुकसान कम होगा, अमेरिका को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि भारत जितना भी राइस एक्सपोर्ट करता है लगभग आप कह दे सकते हैं 12,000 मिलियन डॉलर के आसपास के अमाउंट का राइस एक्सपोर्ट करता है। उसमें से सिर्फ हमारा 3%, जितना भी हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसका सिर्फ 3% ही राइस हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अमेरिका को हम सिर्फ अपना टोटल का 3% राइस ही देते हैं, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अमेरिका जितना राइस इंपोर्ट करता है दुनिया के अलग अलग देशों में से, उसमें से 26% राइस वो भारत से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो अमाउंट सेम है, लेकिन हम दुनिया भर के देशों को जितना राइस बेचते हैं उसमें से अमेरिका को जो राइस दे रहे हैं वो सिर्फ 3% ही है, लेकिन वो अमाउंट अमेरिका के ओवरऑल इंपोर्ट का राइस में 26% है। यानी कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, हमारा तो वैसे भी अमेरिकन मार्केट में सिर्फ 3% ही राइस जाता है। लेकिन इंडियन राइस अमेरिकन इंपोर्ट का राइस में अगर हम बात करें तो 26% कॉम्पोजिशन होल्ड करता है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो अमेरिका के अंदर राइस महंगा हो जाएगा और अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा और वहां पे इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसी धमकी दे रहे हैं, वो ऐसा टैरिफ लगा भी सकते हैं। रीजन बीइंग डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स दे दे करके भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होने वाले हैं, आज से ही इनफैक्ट ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होने वाले हैं, उसमें भारत के ऊपर थोड़ा दबाव बना करके यूएस के फेवरेबल टर्म्स में ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए। यूएस ने, अमेरिका ने ऑलरेडी भारत के कई सारे आइटम्स पे जो भारत से एक्सपोर्ट होता अमेरिका में उस पे 50% टैरिफ लगा दिया। इनफैक्ट दुनिया के देशों में जिस पे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। भारत, ब्राजील जैसे देशों पे 50% टैरिफ लगा दिए हैं ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। और इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। और देखिए कि आप अगस्त के बाद से भारत का एक्सपोर्ट टू अमेरिका हैज सिग्निफिकेंटली कम डाउन। और यही कारण है कि ट्रेड सरप्लस जो भारत का है अमेरिका के साथ वो कम हो रहा है, नैरो हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इन अमेरिका इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूज टैरिफ स्लैप्ड बाय अमेरिका ऑन इंडिया 50%। और ये अगस्त से ही शुरू हुआ है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है थ्रेट करने की, प्रेशराइज करने की, ताकि जो ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में आज से, उसमें भारत जो है वो अमेरिका के फेवर में ट्रेड एग्रीमेंट्स या कंसेशनल एग्रीमेंट्स साइन कर दे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साइबर स्लेवरी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। साइबर स्लेवरी है क्या? देखिए, एक मॉडर्न टाइम का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तरीका निकल के आ रहा है, जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। पहले फेक जॉब ऑफर्स दे करके दूसरे देशों में बुलाया जाता है, फिर वहां उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं ये स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स, एंड दीज विक्टिम्स देन आर फोर्स्ड टू रन साइबर फ्रॉड सेंटर्स, लाइक वहां से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स करें, रोमांस स्कैम्स। इसी को कहा जाता है पिग बूचरिंग स्कैम। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, जिसमें लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उसके बाद सामने वालों को फंसाएंगे, उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। पहले इन्वेस्टमेंट में शुरुआती दौर में फ़ायदा भी दिखाएंगे जिससे कॉन्फिडेंस आए, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट दिखाएंगे। 5,000 दिलवाया, 10,000 रिटर्न करा दिया, 5,000 इन्वेस्ट कराया, 10,000 रिटर्न करा दिया, इस तरीके से। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा देंगे, 15 लाख, 20 लाख, और एकाएक से वो पैसा फिर वो फ्रॉड कर देंगे। तो इन सबको कहा जाता है पिग बूचरिंग स्कैम। रोमांस स्कैम मतलब अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके फंसा देंगे। तो ये सब चीजें करवाए जाते हैं विक्टिम से। ये सारे विक्टिम जो है वो मॉडर्न ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, डन फॉर ऑनलाइन स्कैमिंग ऑपरेशंस। इसी को कहा गया है साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी एक मेजर कंसर्न इसलिए इमर्ज हो रहा है भारत के लिए क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मेनली 3, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस एंड कंबोडिया। म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, ये 3 जो देश हैं, दे आर इमर्जिंग एज अ मेजर हब फॉर
साइबर स्लेवरी। होता क्या है, ये भारत से कई सारे लोगों को थाईलैंड बुलाया जाता है। पहले कंपनियां इनको ऑफर करती हैं कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, अच्छी नौकरी, इतना पैकेज। और भारत में बेरोजगारी तो ज्यादा है, और बुला दिया थाईलैंड, ये थाईलैंड आइए, आपको इस कंपनी में नौकरी मिलेगी। लोग पहुंच गए थाईलैंड, और फिर थाईलैंड से जो स्कैमर्स हैं इन विक्टिम्स को पकड़ के ले जाते हैं म्यांमार, लाओस या कंबोडिया। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में क्या है कि वहां पे कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माओइस्ट हैं या एनएससीएन वाले हैं, नागा लैंड के अंदर इंसर्जेंट्स, वो लोग कुछ कुछ एरियाज पे पूरा कंट्रोल उनका चलता है, वहां पे सरकारों का भी कोई कंट्रोल नहीं चलता। उन एरियाज पे ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इन्होंने कई सारे साइबर फ्रॉड हब्स बना दिए हैं, जहां पे इनको इस तरीके के विक्टिम्स चाहिए जिनसे वो साइबर फ्रॉड के काम करवा सकें। सो ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार के, लाओस के एंड कंबोडिया के, दे आर नाउ एस्टैब्लिशिंग साइबर स्लेवरी हब्स इन ऑर्डर टू कंडक्ट साइबर फ्रॉड्स। इससे भारत को दो लेवल पे नुकसान हो रहा है। भारत के यूथ ट्रैप हो रहे हैं। पहले तो अच्छी अच्छी बातें, प्रॉमिसिंग बातें कि थाईलैंड में नौकरी मिलेगी, या वहां से उसे खुशी खुशी में थाईलैंड जा रहे हैं, या बिजनेस ट्रिप पे थाईलैंड भेजा जा रहा है, थाईलैंड जा रहे हैं, वहां पे फंस जाते हैं। और दूसरा, चूंकि यहाँ के यूथ, ज्यादातर जो यूथ फंस रहे हैं वो भारत के हैं, तो ये यूथ का मेनली इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के अंदर साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड करने में। तो भारत को दो लेवल पे नुकसान हो रहा है। इंडियन यूथ्स आर गेटिंग ट्रैप्ड एंड राइज ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया इज आल्सो बीइंग विटनेस्ड बिकॉज ऑफ साइबर स्लेवरी राइज इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज सूर्य किरण। फिल्म्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट फोकसेज ऑन जंगल एंड माउंटेन वॉरफेयर। इसका 19th एडिशन हाल फिलहाल में कंडक्ट किया गया इन पित्तौरगढ़, उत्तराखंड। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में है, क्या है, उसके बेसिस पर सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज नॉट यूज्ड ओनली फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस, अदर एरियाज में भी अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भोपाल 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, चेरनोबिल 1986 में, फुकुशिमा 2011 में, एंड ऑयल स्पिल गल्फ ऑफ मेक्सिको 2010 में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।